बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। बढ़िया एकदम ताजी है मेरी बच्चा पार्टी। तो बता दूं अभी रात के बज रहे हैं 9, मतलब 9:08 हो रहे हैं एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो। लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, पोलिनोमियल्स। ठीक है, जो टाइम बता रहा हूँ वो तो यार मेरे यहाँ हो रहा है अभी का टाइम। आप जब वीडियो देख रहे होगे तब कोई और टाइम हो रहा होगा। तो चलिए यार ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल पे पढ़ा होगा, ये क्लास 10th का टॉपिक है। एंड हाँ, जो लोग कहेंगे यार क्लास 9th और क्लास 11th के लेक्चर्स क्यों बीच में रुक गए हैं अभी, तो उनको मैं कहूंगा कि यार वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि क्लास 10th का भी सिलेबस मुझे करवाना है। 9th और 11th में भी हम जल्दी आएंगे, तो थोड़ा यार सब्र रखना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। एंड हाँ, एक लास्ट चीज और बता दूं अभी जल्दी से, कि अब जितने भी हमारे पास जो भी पढ़ाई की चीजें सब मैं यहाँ पे विजय साथी पे लाने वाला हूँ। एंड जो मेरा वो श्री ठाकुर वाला चैनल है उस पे कुछ अलग तरीके की चीजें आएंगी। अब मैथमेटिक्स करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं किसी पोलिनोमियल की, तो पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल हमारा सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है। अब एक्सप्रेशन का नाम सुन के ना कई बच्चे मेरे को बोलेंगे, अच्छा तो श्रेय भैया आप कहना चाह रहे हो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी कि अब मैं अगर आपको ऐसे देखूं तो ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। तो बच्चों ये आपका फेस एक्सप्रेशन नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप बोलोगे अच्छा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अरे बच्चों ये आपने पढ़ा है यार 6th 7th 8th में। ये आपके क्या होता है, आपने लिखा x⁴ प्लस bx, मतलब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ रैंडमली ये मतलब आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं सारे हमारे। मैं कांस्टेंट टर्म में लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे और भी चीजें डाल दूँ, फॉर एग्जांपल 6y डाल दूँ, ये तो हमारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है हमारे। अब पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल भी यही होते हैं। लेकिन अब आपके मन में फिर ये क्वेश्चन आएगा कि अगर भैया अगर पोलिनोमियल हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं तो ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पोलिनोमियल्स कहते हैं, इसका मतलब है ना। तो मैं कहूंगा नहीं बच्चों, पूरी तरह ये बात सच नहीं है। हम एक पोलिनोमियल को एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, बट एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। अच्छा, कब कह सकते हैं कब नहीं कह सकता ये जानते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक पोलिनोमियल है px। अब कई बच्चे यार यही देख के डर जाएंगे, क्योंकि आपको कहेगा यार श्री भैया कितने डराने के मूड में आए हो यार, 11th क्लास को पढ़ा रहे हो तो क्या समझ के रखा है, 10th के बच्चों को भी वैसे पढ़ाओगे। देखो बच्चों, पढ़ाने में ना श्री भैया वैसे ही पढ़ाते हैं सबको, ठीक है, बड़े प्यार से बड़े आराम से समझना। ये पी ऑफ एक्स देख के ना कई लोग डर जाएंगे, तो मैं बता दूं इसको डरना नहीं है बिल्कुल। ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है हमारा जो हम क्लास 11th में अच्छे से पढ़ेंगे। इतना ऐसे पढ़ाऊंगा फंक्शन को कि आपका दिमाग इस फंक्शन को तेजी से फंक्शन करेगा। अब जिनको समझ आ गया ठीक है, नहीं तो फिर फंक्शन पे हम इधर आते हैं, आई मीन पोलिनोमियल के फंक्शन पे इधर आते हैं। एक्चुअली फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन है। ये फंक्शन का क्या है, हम जनरली डिनोट करते हैं बाय पी एक्स, पोलिनोमियल के फंक्शन को। ये x क्या है, ये x हमारी एक वैल्यू है, एक वैल्यू हम यहाँ पे x के अंदर पुट करते हैं। यानी कि अगर p ऑफ x के अंदर मैं एक एक्सप्रेशन डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 2x + 7, तो अगर मैं इस x के अंदर फॉर सपोज एग्जांपल के लिए 2 पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, x की जगह मेरा 2 रिप्लेस हो जाएगा। एंड मेरे पास क्या आएगा, p ऑफ 2 = 2 to the 4, 4 + 7 कितना होता है बच्चों 11। तो मेरा p ऑफ 2 क्या आ गया, 11। तो बेसिकली क्या हुआ, इधर से मैंने x की वैल्यू डाली, इधर से मेरे को आंसर मिला मशीन में सामान डाला, चिप्स बनकर आ गया। यही हुआ ना, यही हुआ, बस सिंपल सी बात है। तो ये p ऑफ x देख के बच्चों घबराना मत, आप थिंकिंग लेवल बढ़ाओ, मेरे साथ साथ मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी। आप खाली इसको डाइजेस्ट करो, कि अभी के लिए आप इसको क्या डाइजेस्ट करो, p ऑफ x क्या हमारा 2x + 7। मतलब p ऑफ x क्या होता है, एक पोलिनोमियल के लिए हम यूज करते हैं px। अब बात कर रहे थे हम इसके डिफरेंस के ऊपर। तो जब भी हम बात करते हैं फॉर एनी नंबर, फॉर एनी पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल की एक खास बात होती है कि पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना, अब कई बच्चे पीएचडी वाली डिग्री, अरे नहीं यार, पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा >= 0 होती है, >= 0। ये पोलिनोमियल का फैक्ट है, पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा >= 0 होगी। अब जिनको नहीं पता डिग्री क्या है, तो मैं उनको जल्दी से बता दूं, मैक्सिमम पावर ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बस इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इतना आपने पढ़ा है। और साइंस से मैं यहाँ पे दोबारा पढ़ाने लग गया ना,
तब मेन सिलेबस से हम पीछे हो जाएंगे। तो मैं आपको बस कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको यहाँ समझ भी आ जाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमारी डिग्री पता नहीं, मतलब हमें पता ही नहीं है कि डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी या लेसर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेसर देन इक्वल टू जीरो, वो कोई भी डिग्री होती है हमारी पॉलिनोमियल की। यानी अगर मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मतलब अगर मैं लिख दूं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax⁻⁻4 + 5 x⁻³ + 2x², तो इसकी डिग्री मेरी इधर तो 2 होगी, इस केस में मेरी डिग्री जो होगी वो 2 होगी इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं इस 2x को कहता हूँ कि निकल भाई निकल यहाँ से, हट जा, तेरे को बाद में ले आएंगे वापस, तो अब यहाँ पे मेरी डिग्री क्या होगी, -3 होगी। तो इस केस में क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे +2x² लिखा था, इस केस में हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं ये बच्चे। क्यों? नेगेटिव पावर देख ली उन्होंने। इस केस में क्या होता है बच्चों, हमारे पास डिग्री क्या थी, पहले -3 थी। कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि पॉलिनोमियल में हमेशा डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। समझ में आया? समझ में आया? और एक चीज और, डिग्री हमेशा एक होल नंबर होती है पॉलिनोमियल में। ये आपको मैं बता देता हूँ एक चीज और, यानी कई लोग कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो भैया 1/2 भी होता है हमारा, लेकिन क्या वो होल नंबर है, बताना। कई लोग इस पे मेरे को कहेंगे कि 1/2 भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल एक होल नंबर, पॉलिनोमियल की डिग्री एक होल नंबर होना चाहिए। इस केस में जो मैंने ये एग्जांपल दिया, इस केस में ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। और अगर हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं और पॉलिनोमियल, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल है हमारा। क्यों पॉलिनोमियल है? अरे भाई साहब मैं क्या बोला, इसकी डिग्री जो है 2 है, डिग्री 2 है, पावर अब भैया पावर तो नेगेटिव, अरे भैया सुन लो, जब हमारे पास डिग्री 2 है, मैक्सिमम डिग्री क्या मैंने कहा, डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर में जब डिग्री होती है हमारी, होल नंबर में जब डिग्री होती है हमारी, पॉलिनोमियल होता है, वो पॉलिनोमियल होता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई भी डिग्री, अगर मैं 2x² हटा दूं ना, अभी 2x² हटा दूं, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको यहां समझ आया हो। अब हम फटाफट बढ़ते हैं आगे यार, इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने की बच्चों। 3 तरीके आते हैं। एक तरीका होता है हमारा, या पुराने जमाने का तरीका है, कौन सा, डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, आप कहोगे भैया नई चीज ले आए फिर, तो मैं बता दूं बच्चों, आपको ये पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। जिन्होंने डिवीजन पढ़ा है 3rd 4th 5th क्लास से, अगर आपके पास कोई छोटे भाई बहन है, या अगर कोई 3rd 4th 5th क्लास का बच्चा देख रहा है ये वीडियो मेरी, तो उनको पता है ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। हाँ, बस वो इस नाम से नहीं जानते इसको, बस वो इस नाम से नहीं जानते। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम? आपने ये डिवीजन किया है बचपन में, 270, रुक जाओ फेमिलियर ले लेता हूँ, कुछ थोड़ा सा फेमिलियर ले लेता हूँ, 576, चलो 576 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर ले। चलो आपने ऐसा डिवीजन किया, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 2 2 4, ठीक है, 2 आ गया, 2 2 4, 5 - 4 1 आ गया, 7 नीचे आ गया। अब 2 8 16 हटेगा, 16 8 16, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, एंड आंसर 0। तो ये क्या था हमारा, ये आप जानते हैं उसको बच्चों, हर 3rd 4th 5th क्लास का बच्चा जानता है क्या ये हमारा रिमाइंडर होता है ना। ये क्या होता है बच्चों, बताना जरा, कोशेंट। कोशेंट कहते हैं कई बच्चे, क्वाटिएंट कहते हैं, जो भी आप कहना चाहो, कोशेंट कह लो, क्वाटिएंट कह लो, आपकी मर्जी। ये 2 क्या है हमारा, डिवाइजर। अब अरे श्रेय भैया बच्चों वाली चीजें क्यों पढ़ा रहे हो, हम 10th में आ गए, हम बड़े हो गए हैं। अरे बच्चों, जितने बड़े होगे ना श्रेय भैया के लिए बच्चे रहोगे तुम, ठीक है। अब 576 क्या है, 576 क्या है, डिविडेंड है हमारा। थोड़ा बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये वाली चीज जो है ना, ये बच्चे अगर समझ गए तो बच्चों को तो आराम से आ जाएगा। ये बच्चे आराम से पॉलिनोमियल्स करेंगे चुटकी बजा के मैं बता रहा हूँ। 3rd से 5th तक के बच्चे भी इसको आराम से कर लेंगे, आई कैन एश्योर इट। बस उनको मेरे साथ साथ इसको समझ के चलना होगा। तो मैं सबको एज्यूम करते हुए, आई मीन इन नंबर्स को अगर मैं देखूं, मेरे पास क्या फॉर्मूला आता है, मतलब मैंने क्या किया, 2 से क्या किया, पहले 2 से 2 यहाँ पे लिखा,
2 को फिर मल्टीप्लाई जब किया 2 और 2 को तो 4 आया। 4 क्या था 5 से छोटा था, 4 नीचे आ गया, रिमाइंडर क्या बचा 1। सोचा कि चलो देखते हैं पड़ोस में आया कोई नंबर, हाँ 7 था, तो 7 था कि चलो यार हम 7 चलते हैं 1 के, देखते हैं यार 1 अकेला कैसे बचा पड़ा है। 7 आ गया, 7 देने 1 का तो 17 हो गया ये, ठीक है। ऐड नहीं हुआ वो बस 7 दिन के साइड में बैठ गया। अब एक ये ऐसा समझ लो बस, ठीक है। अब 2 8 जा 16 होता है। 16 क्या होता है 17 से छोटा है, क्योंकि छोटे नीचे रहते हैं और बड़े ऊपर रहते हैं, ऐसा ही होता है ना क्लासेस में। आप अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, आप 10th में हो, समझ आएगा कुछ आपको? नहीं आएगा ना। 11th क्लास वाले बच्चों को अगर मैं पढ़ाऊंगा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको समझ आ जाएगा क्योंकि वो ऊपर है। ऊपर वालों को आसान रहता है नीचे वाली चीजें समझना, लेकिन नीचे वालों को ऊपर वाली चीज समझना मुश्किल हो सकता है। अनलेस श्री भैया इज हेयर, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आगे प्रोसीड करते हैं। 7 माइनस 6 1 होता है, 1 आ गया, 6 नीचे आ गया, ये सारा डिवीजन हमारा प्रोटोकॉल हो गया। 8 और 16 लगाओ, क्रॉस एप्पल सॉस एंड डिनोमिनेटर 0 0, ठीक है। तो क्या आपने इधर नोटिस किया, हमने क्या किया, जैसे हम डिवीजन करते थे बचपन में वो ही डिवीजन हमने किया है, वही डिवीजन हमने किया है, ठीक है, बिल्कुल वही डिवीजन किया है हमने। अब जब मैं बात करता हूं वही डिवीजन हमने किया है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? फिर यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम। दिस इज नोन एज योर डिवीजन एल्गोरिथम, बस यही है। अब इस डिवीजन एल्गोरिथम को आप पॉलिनोमियल्स में कैसे लगाओगे? तो देखो, पॉलिनोमियल्स की जब हम बात करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 7x माइनस 3। मुझे इसको डिवाइड करना है किससे? मेरे को इसको डिवाइड करना है x, मैं लिखता हूँ x माइनस 3, चलो फॉर एग्जांपल, चलो मैं x माइनस 3 लेके चलता हूँ, मेरे को इसको इससे डिवाइड करना है। अब डिवीजन अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम के साथ जाऊंगा तो मैं कैसे काम करूंगा? मैं पहले लिखूंगा x माइनस 3, ये शायद कई बच्चों ने किया हो बचपन में, कई बच्चों ने ये काम किया होगा, 2x² प्लस 7x माइनस 3, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो अब सीखो। यहाँ पर x माइनस 3, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम ऐसा नंबर बनाते हैं, ऐसा नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट डिजिट हमारा ये बनना चाहिए। 2x² है हमारा, एक ऐसा कौन सा नंबर है जिससे अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 2x² मिले? सोचने दो, थिंको 2x, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 2x का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2x², 2x² इधर है, 2x² इधर है ना, तो मैं क्या करूंगा 2x² लिख दूंगा। अभी देखो, अभी नोटिस करना मैंने साइन नहीं लगाया है, अभी बाय डिफॉल्ट प्लस का ही साइन इधर आएगा, अभी बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन आएगा। अब मुझसे कई बच्चे कहेंगे कि श्रेय भैया ये क्या है, अभी तो माइनस होता है यहाँ पे, तो आप प्लस क्यों लगा रहे हो? बस समझना बात को, मैं बताता हूँ क्यों। अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, क्योंकि यार मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे होता है 2x x माइनस 3, पहले 2x x से होगा, फिर माइनस 3 से होगा। अब जब मैंने माइनस 3 से किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, माइनस 6x, यही आया मेरे पास आंसर, यही आंसर आया मेरे पास। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, नीचे लाया, यहाँ पर नीचे किसको लाया, मतलब मैं लाइन खींच दी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे जब मेरे पास सारे के सारे टर्म्स आ गए लिखकर, तब मैं यहाँ पे साइन का इंटरचेंज करूंगा, साइड में इधर लिख दूंगा 2 के नीचे इधर लिख दूंगा माइनस। आप प्लस के नीचे माइनस लिखना है, ऐसे मतलब प्लस लिखा है आपने, इसके नीचे छोटा सा माइनस बना देना, साइन इंटरचेंज करके। प्लस भी छोटा बनाना है, प्लस ज्यादा बड़ा मत बना देना, वो दिक्कत कर देगा, वो प्लस माइनस का ग्रुप आपको दिखवा देगा। माइनस आ गया और इधर माइनस था तो इधर हमने प्लस तब्दील कर दिया। 2x और 2x² हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कैंसिल आउट होने का मतलब कट गया बिल्कुल। इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। अब इधर हमने 7 प्लस 6 को ऐड किया तो प्लस 13x, इधर से माइनस 3 उतर जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो काम ऐसे ही होता था हमारा, काम ऐसे होता था डिवीजन में हमारा, हाँ कि ना, ऐसे होता था ना काम। समझ आ रही चीजें, ओवरवेल्म मत हो, ध्यान से देखो। x माइनस 3 2x कैसे, क्यों किया हमने 2x से ही क्यों किया, इधर 2x² था। हमने चाहा कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा टर्म है जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं x के साथ तो मेरे को 2x² मिलना चाहिए, वो 2x है मेरा। अब क्योंकि मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये मजबूरी थी कि मुझे 3 से भी करना था, क्योंकि अगर मैं x के साथ करता तो ये अंदर -3 नाराज हो जाता
और -3 हम नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि मैथ्स में हर चीज हम बराबर लेके चलते हैं। आई मीन इक्वेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बराबर इन द सेंस अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक के साथ, अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी नंबर का, तो मैं 3 के साथ नहीं करूंगा क्या? ऐसा होता नहीं है ना। 3 2 6 होता है, तो 2 3 भी तो 6 होता है ना। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब मैं कर सकता हूँ तो दिक्कत क्या है उसमें? वैसी वाली इक्वालिटी बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं तो कई लोग कहने जाए कैसे, तो भैया 4 = 6 हो गया, ऐसे आर्ग्यूमेंट मत देना यार, ठीक है? बड़े हो गए हो, हाँ बड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है? x-3 की मल्टीप्लाई 2x हमने किया। वापिस आते हैं, अब मेरे को चाहिए कि ऐसे कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं x को जो 13 है। सीधी बात, नो बकवास, हमारा 13 ही बन के आता है। 13x आ गया, और इधर -13 -13 × 3 क्या होगा? 39। साइन का क्या इंटरचेंज, ये हमारा हट गया। रिमाइंडर क्या बन के आ रहा है हमारा? हो गया काम, हो गया बस। तो अब यहाँ पे आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो मेरे पास क्या था? ये x-3 क्या था मेरा? ये x-3 था मेरा डिवाइजर। समझ में आया? मैं अगर काम करता हूँ, मैं px ले लेता हूँ उसको। p of x इज इक्वल टू ये वाला 2x² + 7x-3। ये क्या था मेरा? ये था मेरा डिविडेंड। डिविडेंड है। अब डिविडेंड के साथ क्या कौन कौन है? कोशेंट रहेगा। कोशेंट कौन है? ये आदमी मेरा, ये जो उधर साइड में बैठा हुआ है, ये क्या कोशेंट है। और एक 10 यार बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब इसका नाम लिया जाए, तो ये बंदा रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो यार डिवीजन एल्गोरिथम बस हमारा इतना सही है कि हमने लॉन्ग डिवीजन तरीके से इसको सॉल्व किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को। समझ में आ रहा है आपको? चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लूंगा, और इसको पहले आप एक बार ट्राई करना, पहले इसको आप ट्राई करना, ठीक है? चिंता को डायरेक्ट लेवल नहीं बढ़ाऊंगा आपका, डायरेक्ट लेवल अभी नहीं बढ़ाऊंगा आपका, ठीक है? थोड़े बहुत हम यहाँ पे और नाम रखना सीखेंगे अभी। यहाँ पर मान के चलते हैं मैं px = 7x³ + 2x² - 3x + 4। इसको आपको किसके साथ डिवाइड करना है? इसको आपको डिवाइड करना है बाय नहीं यार x नहीं, इसको आपको डिवाइड करना है बाय gx। gx क्या होता है, px क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ आपको फटाफट से। आपको इसको डिवाइड करना है x + 3 से। x + 3 नहीं, चलो इस बार मैं देता हूँ x रुक जाओ, x² + 8x - 3। लो, इस साथ उसको डिवाइड करना है, ठीक है? अब जितने लोग आप तब तक क्या कर सकते हैं, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और इसको डिवाइड कीजिए। तब तक मैं आपको, जिनको डाउट है कि gx क्या है, तो मैं बता दूं। जैसे मेरा px एक फंक्शन है, मेरा gx भी एक फंक्शन है क्या? px के अंदर हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं एक पॉलिनोमियल। दोनों में हम पॉलिनोमियल एक्चुअली स्टोर करते हैं, दोनों ही पॉलिनोमियल है। एक में px में मैं लिखता हूं जनरली डिविडेंड वाला। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो डिवाइड जब मैं कर रहा हूं तो उस केस में मैं जनरली कहूंगा कि डिविडेंड रखते हैं। और अगर मैं gx की बात करूं तो उसमें हम डिवाइजर रखते हैं, यानी कि gx हमारा डिवाइड करता है किसको? px को। अगर मैं डिवाइजर और डिविडेंड के केस में बात करूं, यानी हम जब डिवीजन करते हैं। ऐसे तो यार जैसा px है वैसा gx है, जरूरी नहीं है कि मैं gx को डिवाइजर के रूप में मानूं। मैं ऐसा भी कह सकता था कि px की जगह मैं लिख दूं कि gx हमारा ये है और px ये है, तो px को डिवाइड करना है मैं gx से, यानी कि तब मेरा बनता gx डिवाइड बाय px। मैं ऐसा लिखूं, चाहे मैं लिख देता px ओवर gx पुराने केस में, जिसमें मेरा ये था px और ये था gx। दोनों ही केस मेरे ठीक हैं। अब अलग अलग सिनेरियो में, इस केस में gx मेरा ये है और px मेरा ये है, समझ में आया? तो ये वाला स्टेटमेंट इधर एप्रोप्रिएट है। और अगर मेरा इधर px रहता और इधर gx रहता तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट होता, तब ये गलत होता, ये सही था। समझ में आया बच्चों? तो आपको कभी भी इस नाम को लेकर घबराने का नहीं है। आप नाम px रखो, gx रखो, चाहे जो रखो डिवाइजर डिविडेंड के लिए, वो इट हार्डली मैटर्स यार, इट हार्डली मैटर्स। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वेरिएबल के नेम क्या होते हैं? वेरिएबल के नाम आपको क्या मैथ्स का टीचर ऐसे कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलता है क्या कि x लेना ही है वेरिएबल को या y ही लेना है वेरिएबल को? बोलता है तो बताना यार मेरे को, ठीक है? बात करूंगा मैं बाद में।
नहीं बोलता ना, वैसे कोई बोलता है? नहीं बोलता ना, नहीं बोला तो फिर टेंशन क्यों लेते हो? वही चीज इधर भी है, बस पी और जी एक्स्ट्रा लगा दिए, ब्रैकेट में एक्स को डाल दिया। आप लोग यार बड़े जल्दी डर गए यार कि एक्स को कब्जा कर लिया इसने, तो हम भी कब्जा हो जाएंगे इससे। नहीं होगे कोई कब्जा, डरो मत, नो फियर व्हेन श्रेय भैया इज हियर। ठीक है, पी ऑफ एक्स रहे चाहे जी ऑफ एक्स रहे, आप दोनों को दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। बट 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 कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी, कंडीशन होगी डिवाइडेंड और डिवाइजर की। अगर अगर ध्यान से सुनना, मुझे पता है कई लोगों ने वीडियो पॉज करके ये वाला डिवीजन एल्गोरिथम वाला ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसको एक काम करता हूँ, मैं देता हूँ होमवर्क, इसका सॉल्यूशन यार आप पोस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। जिसका सॉल्यूशन अच्छा होगा, मतलब जिसने सॉल्यूशन पोस्ट करेगा, जो सबको हार्ट मिलने वाला है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, और अपना नाम वगैरह कमेंट साथ में कर देना यार, अपने विजय साथी के डायमंड वॉल पे लगाना है। अब कई लोग कहेंगे डायमंड वॉल क्या है, तो बाद में हम बात करेंगे, अपने श्री ठाकुर वाले चैनल पे बताऊंगा साथ में। ठीक है, तो देखो अगर gx की डिग्री, ध्यान से सुनना, अगर gx की डिग्री बड़ी है px की डिग्री से, तो कंडीशन है कि gx इज डिविडेंड एंड px इज डिवाइजर। समझ गए? समझ गए ये चीज? अगर gx की डिग्री px की डिग्री से बड़ी है तो gx हमारा डिविडेंड होगा और px हमारा डिवाइजर होगा। अगर आप कह रहे हो कि px से हमारा डिविडेंड है और gx हमारा डिवाइजर है, और फिर आप ये भी कह रहे हो कि gx की डिग्री ज्यादा है, तो ये तो यार वही बात होगी कि आपके पास 5 सेब है और खाने वाले 10 आदमी है, तो हर किसी को कितना सेब दोगे आप? 5 एक। लेकिन आदमी को अब ये आर्गुमेंट मत देना कि यार आप सब लोग ना सेब खरीद के ले आओगे, सेब को आधा आधा काट के बांट दोगे सब में, सबको पूरा सेब चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला यहाँ पे। सारे यहाँ पे स्वार्थी सब है, सबको पूरा खाना है। अबे हक बनता है यार खाने पे सबका, तो सबको तो वही चीज है, बस आप समझ गए ना बात, वही चीज है। तो अगर gx की डिग्री बड़ी है तो gx को आप डिविडेंड कहना, अगर px की डिग्री बड़ी है तो px को डिविडेंड कहना। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसका। और कुछ चीजें और बता देता हूँ अभी आपको। इधर ही आ जाना, px जाना, हमने जाना qx जाना, और नहीं qx नहीं जाना, हमने gx जाना। अब हम जानते qx के बारे में, qx लिख ही दिया है मैंने। अब qx एंड rx। अब कहो यार श्रेय भैया कितने फंक्शन है यार, कितना सता रहे हो हमारी 11th का 10th में करा दोगे पूरी है? तो मैं हुआ बच्चों देखो देखो पेशेंस के साथ, अच्छे से तसल्ली से तजल्ली से देखो। qx और rx जो है ना, ये हमारे कुछ भी नहीं है, ये आपका कोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। बस ये क्या है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अरे बाप रे कितना पसीने आ रहे हैं, कितने टेंशन में आ गए यार इतने सारे टर्म्स देख के। टेंशन मत लो, मैंने ज्यादा हार्ड ले गया हूँ लगता है, कोई बात नहीं, सिंपल कर देता हूँ। px क्या है आपका? px gx qx rx हमारे बस रिप्रेजेंटेटर हैं, वही px gx qx rx स्पेसिफाई करें चीजों को। सिंपल, q फॉर qx, q फॉर कोशेंट, r फॉर rx, r फॉर रिमाइंडर। rx वाला नहीं है यार, ठीक है। px gx लिखो चाहे f। अब आप इधर जगह देखोगे fx, जब आप कहोगे देखोगे अपने बुक्स वगैरह में fx लिखा हुआ है, इस पे क्या करोगे आप बताओ? px लिखो चाहे fx लिखो चाहे gx लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, फंक्शन है वो। हम खाली आप ये नोटेशन यूज करेंगे समझाने में, कॉन्सेप्ट मैं आपको वर्ड्स में लिख कर दूंगा, इन सिंबल्स का मैं कम से कम यूज करूंगा अभी, ताकि आप डरो ना यार, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता यार। श्री भैया बस कह सकते हैं कि थोड़ा डराने का माहौल बनाना पड़ेगा, बट डराना मुझे बिल्कुल नहीं आता, समझाना जरूर आता है, वो मैं अच्छे से करूंगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम का एक पार्ट है जिसको अभी हम आगे यूज करना करेंगे। क्या है? एक रूल है, वो क्या, gx के ऊपर ही रूल है कि जब हम बात करते हैं एक पोलिनोमियल का, तो gx किससे मल्टीप्लाई होता है हमारा? जब हम बात है px का, तो gx किससे मल्टीप्लाई होता है हमारा? qx से मल्टीप्लाई होता है। ये आपके बुक में गिवन होगा। अब px gx qx, एक काम करो श्रेय भैया पूरी एबीसीडी यहाँ लिख दो हमारे लिए, तो बच्चे हो क्या छोटे बच्चे हो क्या? कोई बात नहीं, एबीसीडी लिख देंगे कभी पूरी। px gx qx
आपको इरिटेट करके रखा है ना इन लोगों ने। आइए इनको वर्ड्स में तोड़ देते हैं। आपको डिविडेंड पता है, मैं आपको डराऊंगा बिल्कुल भी नहीं, प्लस आर एक्स। लो अभी क्या था, डराऊंगा नहीं, लो डरा करने का माहौल नहीं, डरा नहीं रहा हूं, समझ लो। ये आपके बुक में यही चीज गिवन है, मैं इसको आपको सिंपल बता रहा हूँ भाषा में। पीएक्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि डिविडेंड के लिए हम इसको जनरली यूज करते हैं। जीएक्स के बारे में क्या बताया था कि डिवाइजर होता है कि नहीं, हाँ कि ना बोलो। क्यूएक्स हम क्वोशंट के लिए यूज करते हैं, और आरएक्स हम किसके लिए यूज करते हैं, रिमाइंडर के लिए। तो अब बताओ मेरे छोटे बच्चों, मेरे सारे बच्चों, बताओ ये फॉर्मूला जाना पहचाना है क्या? मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे प्यारे बच्चों, जाना पहचाना है ना फॉर्मूला? जाना पहचाना है आदमी, ये मोस्ट वांटेड ये वाला, बस यही फॉर्मूला तो है। बस यहाँ थोड़ी एबीसीडी, इधर हमने वर्ड्स में लिख दिया, यहाँ थोड़ी एबीसीडी इन्होंने झाड़ दी है मैथ्स के अंदर। फर्क यही दिखता है, फर्क यही दिखता है, बाकी सब वही है। ठीक है, खाली आप बड़े हो गए हो, चीजें वही हैं। ठीक है, आपको खाली डराने धमकाने के लिए बना दी है लंबी चौड़ी चीजें, चीजें वही है, बस इतना समझो। लिखने का तरीका अब आपके लिए ये वाला है, ऊपर वाला, लेकिन समझने का तरीका अभी भी बेसिक है जो आप पढ़ते आ रहे हो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट इनटू रिमाइंडर। अब एग्जांपल लेके चलेंगे यार, नहीं तो फिर आप पता लगे कंफ्यूज हो जाओ। और मान के चलते हैं, मैं पीएक्स को लेके चलता हूं, मैं मान सकता हूं, अब एक नंबर लेके चलता हूं, मैं मानता ही नहीं हूं, चलो पी, मैं बस फॉर्मेलिटी है पीएक्स लिख रहा हूं, इसके अंदर मैं नंबर डालता हूं एक अभी के लिए। वैसे तरीका गलत है ये करने का, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए 576 में लेके चलता हूं। ठीक है, 576 लेके चलता हूं, जीएक्स में लेके चलता हूं 2, आरएक्स लेके चलता हूं मैं 0, और क्यूएक्स लेके चलता हूं, क्यूएक्स मैं लेके चलता हूं, क्या चलूं 288, क्या क्या बोलती है पब्लिक, 288, हाँ चलो ठीक है 288 लेके चलते हैं। अब क्या फॉर्मूले, अगर मैं इस फॉर्मूले के ऊपर लिखाऊं तो जीएक्स क्या है मेरा, जीएक्स क्यूएक्स, फॉर्मूला यही है ना मेरा, जीएक्स क्यूएक्स प्लस आरएक्स। आरएक्स क्या है मेरा, रिमाइंडर है, तो यहाँ तो प्लस 0 आ गया। क्यूएक्स मेरा क्वोशंट है, 288 आ गया। जीएक्स क्या है मेरा, 2 है, मल्टीप्लाई करो 288 इंटू 2 क्या होता है 576। 576 क्या है मेरा, पीएक्स है, पीएक्स यानी कि 576 इज इक्वल टू 576, या आप बोले तो 2 इंटू 288 प्लस 0। ये चीजें बच्चों को कराई जाती है, लेकिन मैं तब भी आप लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर डर गए ना इसको देखकर, तो यार मेरे को डर लगने लग जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे डरें इस चीज से। डरना नहीं है, आराम आराम से समझ समझ के करेंगे। आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखो यार, बहुत डिटेल में समझाया मैंने हर चीज को। आगे बढ़ते हैं यार, डिवीजन एल्गोरिथम हमारा इसी के साथ संपन्न हुआ। आगे हम बढ़ेंगे, अभी थ्योरम भी पढ़नी है यार, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, थोड़ा ही बात करूंगा, मैं इससे लिटरल सेंस में बोल रहा हूँ, थोड़ा ही बात करूंगा। फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा यार, काफी मेथड्स पढ़े होंगे आपने 8th 9th में, और नहीं पढ़ा तो यार समझ लो, बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फैक्टराइजेशन में हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें से जो हमारे ज्यादातर यूज होंगे वो होगा एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच से तोड़ दो। दूसरा ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ग्रुपिंग कह लो, कॉमन वाला एक मेथड होता है वो कह लो, जो भी है, तो वही है ये सब चीजें। ठीक है, यही है फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म में क्या होता है, मिडिल टर्म में आपके पास 3 टर्म रहेंगी, मैं मान सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। a को आप c के साथ मल्टीप्लाई करते हो, पहले आप a c से मल्टीप्लाई करते हो, फिर जो नंबर आपके पास रिजल्टेंट n आता है, इसके आप ऐसे फैक्टर ढूंढते हो कि अगर मैं लिखूं m प्लस o तो वो मेरा b के बराबर होना चाहिए, और m इंटू o करूं तो वो मेरा ac के बराबर होना चाहिए। समझ में आया? देखो मैं लेटर्स के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो मैं सिंपल बोलूं a और c अगर 2 टर्म है, मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो मेरा उन 2 फैक्टर्स के इक्वल होना चाहिए, उन 2 नंबर्स के, उन 2 वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए, जिनको जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास b आए। बस इतनी सी कहानी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। ग्रुपिंग वाला क्या है, अगर आपके पास है ab प्लस bc, आप b को उठा लो कॉमन, a प्लस c,
यही है हमारा ग्रुपिंग, कॉमन वाला है, सॉरी कॉमन वाला है ये कॉमन वाला है। ग्रुपिंग में भी हमारा काफी सिमिलर है। वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, डिटेल में वीडियो चाहते हो तो बता देना, बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे इस चीज के ऊपर। फैक्टराइजेशन बस इतना ही है हमारा, और ज्यादा कुछ नहीं है। एक एग्जांपल छोटा सा मैं लेके दिखा देता हूँ आपको। एग्जांपल एक सामने लिया है, तो उसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक आंसर आ रहा है 18। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पे 18 का लेता हूँ वैसे फैक्टर, जिसको जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ मेरे पास आए 9x। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज नाउ कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x इज प्लस 6। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। ये क्या थी मेरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब कॉमन ले लेता हूं मैं। यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन ले लिया मैंने 3x, इधर ले लिया x प्लस 6। इधर मैंने क्या लिया, 3 को कॉमन लिया, इधर लिख दिया x प्लस 2, x प्लस 2 एक्चुअली नॉट x प्लस 6, x प्लस 2। अब ग्रुप कर दिया मैंने x प्लस 2 और 3x प्लस 3। लो हो गया फैक्टराइज। यही है फैक्टराइजेशन बाय ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, नहीं फैक्टराइजेशन भी एक तरीका है पॉलिनोमियल्स का, ये फैक्टराइजेशन वाला है। अब लास्ट चीज जो होगी वो हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज की। देखो आई नो मैं काफी थोड़ा आउट आईसीएससी वालों के हिसाब से मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट ये सारी चीजें पॉलिनोमियल्स का बेस है तो मुझे ये बताना पड़ेगा। अगर आपको ये सारी चीजें आती है ना, आप पॉलिनोमियल्स में महारत हासिल कर चुके हो, आपने 50% पॉलिनोमियल्स तो एटलीस्ट पढ़ ली है। 50 कम बोल दिया, 65% आपका कंप्लीट है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बचे हुए जो हमारे पास 35% बचे वो मैं भी करा दूंगा आपको बाद में फटाफट से। आइडेंटिटीज रिवाइज हम करते हैं। आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज होती है हमारे पास एक सिंपल से एक्सप्रेशन का हमने एक एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया। ये एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन फॉर्म का हमने एक छोटा सा फॉर्म लिख दिया जिसको हमारे कैलकुलेशंस में यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाए। ठीक है, एक अच्छी खासी डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। आइडेंटिटीज मेरे पास जो बेसिक आइडेंटिटीज है मैं आपको बता देता हूँ। आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका फैक्टराइज करने में काम आता है, ये भी फैक्टराइज करने में काम आता है। सेम हमारा a माइनस बी का, या मैं इसको एक साथ लिखता हूँ a माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2ab। कई लोग कहेंगे कि मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, माइनस प्लस क्यों लिखा, मेरी मर्जी। ठीक है, मेरी मर्जी, मैं प्लस माइनस लिखूं चाहे माइनस प्लस लिखूं। आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो यार, ऐसी कोई वो बात नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस भी आप लिख सकते हो, लो प्लस माइनस लिख दिया। ठीक है, और दूसरा आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूबिक आइडेंटिटी, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, बहुत सारी आइडेंटिटीज है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। फैक्टराइजेशन में सब यूज होता है। मैं आइडेंटिटीज के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं दूंगा क्योंकि क्लास 9th में आपने ये पढ़ा हुआ आइडेंटिटीज, क्लास 8th में पढ़ा हुआ आपने अच्छे से, क्लास 9th में पढ़ा हुआ अच्छे से आपने आइडेंटिटीज वगैरह। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ। बाकी यार वीडियो चाहोगे तो मैं जरूर ले आऊंगा यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है यार। ठीक है, लेकिन अभी मुझे आपको यहाँ पे काम की चीजें और अच्छे से क्लैरिटी के साथ चीजें सिखानी है। इतना अगर आपको समझ आया यार, टाइम से लगा के कर दो यार थम्स अप। मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। अब हम यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल के बारे में वापस बात करते हैं। हमने क्या क्या बात कर ली अभी तक, हमने बात कर ली थी पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन की, हमने बात की थी पॉलिनोमियल में आइडेंटिटीज की, क्या हमने बात की थी, ये सब बात की हमने भी। आइडेंटिटीज का मैंने छोटा सा पार्ट बताया कि हम काफी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x प्लस a x प्लस b, और बहुत सारी आइडेंटिटीज है। ठीक है, दुनिया भर की, क्यूबिक वाली भी है, बाई क्वाड्रेटिक की अभी नहीं होगी, बाई क्वाड्रेटिक अभी नहीं जाते हैं, क्यूबिक तक के आपके पास आइडेंटिटीज हैं। सबको अब रिवाइज कर लेना। एंड इंपॉर्टेंट वाली मैंने बता दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। एक क्यूबिक वाली लेना यार, 4 क्यूबिक वाली होगी, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। बहुत सारी आइडेंटिटीज है ये। ठीक है, लेकिन प्रूविंग के लिए एक आइडेंटिटी आपको पढ़नी होगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। किस केस में, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आया, समझ में आया, ये इसी केस में आइडेंटिटी काम करती है। ये अगर 0 नहीं है रहने दो। केस क्या है इसका, अगर हमारा ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों 0 नहीं है तब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हमारी आइडेंटिटी काम करती है। और तभी हम कहते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। एट द एंड सबको 0 बनना है, इससे सारे टर्म्स को किसी ना किसी तरीके से इक्वल होना होगा, यानी कि 0 होना होगा सबको।
अब बाद बाकी देख लेना यार, इसको आप आराम से तसल्ली से तजल्ली से, चाहोगे कि हम दिखा दें तो यार दिखा देंगे किसी दिन, बता देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बात हम नेक्स्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के इनके रूट्स के बारे में। हमने प्रोसेसेस वगैरह जान लिए, अब यार प्रोसेसेस जानने के बाद आउटपुट भी तो हमें जानना पड़ेगा, आउटपुट तो जानना पड़ेगा। अब बात हम करते हैं पॉलिनोमियल के रूट्स की। जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के रूट्स की, तो ये हम वर्ड यूज रूट्स नहीं करते। आप विषय भैया अभी तो आप इतना रूट्स जड़ों के बारे में बता रहे थे हमें, अब ये जड़ आपने काट दिया यहाँ से, अब आप क्या कह रहे हो, अब आप क्या कहोगे, हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल के किसी भी आंसर की हम बात करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। टेंशन मत लो यार, आपका जीरोस और रूट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। खाली रूट्स हम कब यूज करते हैं, जब मैं इक्वेशन के ऊपर बात कर रहा हूं। जीरोस में कब बात यूज करूंगा, जब मैं पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूं। बस ज्यादा टेंशन मत लो, टर्म्स में काफी नहीं है, लेकिन मैं आपको गो थ्रू अच्छे से करा रहा हूँ चीजों को। कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा, कोई भी डाउट है यार, बेझिझक पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। डाउट आ सकता है, डाउट आएगा तो समाधान होगा, शंका समाधान होगा, प्रश्न अपना डालिएगा जरूर। अब हम बात करते हैं क्या, ग्राफ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको फटाफट से। ग्राफ के बाद हम फिर थ्योरम के ऊपर डायरेक्ट जाएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हमें करनी है यार, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेंगे, ठीक है। अभी हम ग्राफ के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो मैं इस वीडियो में पॉलिनोमियल से केवल 2 ग्राफ बताऊंगा। पॉलिनोमियल्स के वैसे तो जो अगर कोई यहाँ पे आर डी शर्मा या वैसे एनसीईआरटी वगैरह कोई पढ़ रहा है, तो उनकी बुक में गिवन होगा कि पॉलिनोमियल में हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आता है, क्वाड्रेटिक आता है, क्यूबिक आता है और बाई क्वाड्रेटिक आता है। जिसमें से मैं ग्राफ अभी लीनियर का और क्वाड्रेटिक का बताऊंगा। ग्राफ में मैं बस इतना बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, बाद बाकी या वैल्यूज तो आप खुद पुट करना, ठीक है, वैल्यूज खुद पुट करना। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपने देखा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स में। एक मेथड आपने करा होगा जिसमें से आप क्या करते थे, आप एक लाइन ऐसे बनाते थे, स्लैंटिंग लाइन, और उन पॉइंट्स को आप प्लॉट करते थे जो एक पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये काम करते थे आप, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। बात करूं मैं क्वाड्रेटिक की अगर, तो मेरे पास उसका ग्राफ कैसे होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ मेरे पास जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास 2 तरह के क्वाड्रेटिक पे ग्राफ बनते हैं। मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं शायद से क्वाड्रेटिक की, नो नेवर माइंड, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। क्वाड्रेटिक में हमारे पास बनता है एक पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, कर्व होता है यू शेप का। अभी आप इतना जानो, पैराबोला 11th में हम अच्छे से तसल्ली से पढ़ेंगे। पैराबोला के और भाई बंधुओं के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, किस खानदान का है उसके खानदान के बारे में पूरा पढ़ेंगे, पैराबोला के खानदान का। तो अभी के लिए समझो कि पैराबोला है, ये मेरा डाउनवर्ड पैराबोला, सॉरी ये अपवर्ड पैराबोला है, ये मेरा अपवर्ड पैराबोला है, और एक पैराबोला का और डिजाइन आता है इधर, ये वाला, ये मेरा डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो ये पैराबोला के डाउनवर्ड अपवर्ड इतना ज्यादा भी डीप में मत जाओ। बेसिक इसकी इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है हमारी क्या, p of x is equal to x square plus bx plus c। लीनियर पॉलिनोमियल की क्या होती है इक्वेशन में लिख देता हूं एक बार फटाफट से। लीनियर पॉलिनोमियल p of y लिख देते हैं इधर के, चलो क्या होती है, ay plus b, ठीक है। स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन नहीं होगा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ऐसा दिखता है और स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल हमारा ऐसा दिखता है। इक्वेशन कब बोलूंगा, पॉलिनोमियल कब कहूंगा, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, समझ में आ गया। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर देख कर आओ, उसके बाद फिर डाउट पूछना, उनको कोई डाउट नहीं रहेगा इस चीज के ऊपर। आगे बढ़ते हैं थ्योरम्स के ऊपर आते हैं फटाफट से। तो यार एनर्जी फुल है सबकी, यार मेरी तो देखो डबल ट्रिपल क्वाड्रपल क्वांटपल सेस्टपल सेप्टपल हर तरीके से हर टपल पे फुल है मेरी एनर्जी, nth टपल पे फुल है। आप आओ यार वापस जोश में, जोश मीटर हाई कर लो यार अपना पूरा एनर्जी के साथ,
हम पढ़ने वाले क्या, दो थ्योरम्स। ये दो थ्योरम्स ना रिश्ते में तो यार एक दूसरे के भाई भाई हैं, मगर ये दोनों भाई ऐसे हैं कि लगता है कि बात वही कह रहे हैं, बात कह वही रहे हैं, सबको यही लगता है। और कई टीचर्स क्या करते हैं, कई टीचर्स तक आपको बताते हैं कि दोनों सेम है, सेम या सिमिलर। ये दो वर्डिंग्स ये लोग काफी कहेंगे, इनमें डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं आपको ये डिफरेंस से भी गो थ्रू कराऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाओगे। आपका पिन पॉइंट भी अभी बताऊंगा साथ में कि आपको कहाँ दिक्कत आती है। स्टार्ट करते हैं विद रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ज्यादा देखो इसके डिटेल में मत जाओ, ज्यादा डिटेल में मत जाओ इन द सेंस कि भैया रिमाइंडर क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, प्रूफ क्या है, कोरोलरी क्या है, हम उन सब में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे अभी के लिए, हम बात करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज है हम उस बारे में भी बात करेंगे। अगर आप चाहते हो रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम के बारे में पूरा इन डेप्थ ले जाऊं कोरोलरी के साथ, तो प्रूफ तो कराऊंगा मैं इस वीडियो में, प्रूफ तो मैं कराऊंगा, क्योंकि बिना सबूत के ना श्रेय भैया को चैन नहीं मिलता। रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात करूं तो क्या कहता है, वो सिंपल कहता है कि अगर p of x का एक फैक्टर है, if p of x has a factor p of x minus a, then p of a is equal to 0। ऐसा ही कुछ होता है पर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है वो कि x माइनस ए पहली बात है क्या और a क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि x माइनस ए क्या है और a क्या आ रहा है हमारा। बताता हूं मैं आपको। देखो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं, मैं मान के चलता हूँ एग्जांपल वही लेता हूँ। अगर मैं एक नंबर को क्या करते हैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, मैं मान के चलता हूँ लेता हूँ p ऑफ x, इसके में मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 7। चलो ये मैंने लिख दिया, ठीक है, रैंडम मैंने उठाया कोई भी एक। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि x माइनस 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब अगर वो रिमाइंडर मेरा 0 निकल के आता है, यानी कि अब देखो अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान इधर, ध्यान इधर बता रहा हूं। मान लो ठीक है x माइनस 3, इधर ध्यान दो, x माइनस 3 को जब मैं यहां पर डिवाइड करूंगा p ऑफ x से, तब क्या आएगा तब क्या रिमाइंडर आएगा, ये हम तो खांस ले भाई तू पहले, हाँ नहीं तो p ऑफ x, मैं कह रहा था कि p ऑफ x को जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से, तो अगर x माइनस 3 मेरा एक फैक्टर है, अगर x माइनस 3 मेरा एक फैक्टर है इस टर्म का, तो मेरे पास p ऑफ a 0 आएगा। अबे p ऑफ a कहां से आया, देखो p ऑफ x माइनस a क्या है, p ऑफ x माइनस 3 कह सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करता हूं, कब करूंगा 0, ये भी ध्यान से समझना, कब करूंगा 0, जब मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करूंगा, जब मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करूंगा तब मेरे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं दोनों साइड 3 का एडिशन कर दूं तो मेरे पास x की फाइनल वैल्यू 3 आएगी। रिमाइंडर थ्योरम हमने क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर एक वैल्यू की जिसका हमारे पास आंसर 0 आएगा। सो अगर मेरे पास इसका x माइनस 3 मेरा एक फैक्टर है p ऑफ x का, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी हमारी, और यही 3 जो है यही तो हमारा a था, और यही a वही तो a है जिसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। यानी कि आपको फंडा समझ आया। देखो समझना ध्यान से, मैं दोबारा अच्छे से समझाता हूँ। मान के चलता हूँ कि ये जो है ना मेरा 3, वैसे तो फैक्टर है नहीं इसका, मैं इसको कुछ करता हूँ जुगाड़, रुक जाओ, मैं इसका जुगाड़ करता हूँ कि अभी ये फैक्टर बना देता हूँ इसको, रुको मैं टर्म पॉलिनोमियल थोड़ा चेंज करता हूँ यहाँ पर टर्म चेंज कर देता हूँ। ओके मैं ये लिख देता हूँ 27 माइनस 27 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 3 की वैल्यू पुट कर दो इधर पूरे इक्वेशन में पुट कर दो।
आपको भी पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा x माइनस 3 फैक्टर है ना, तो ये भी हमें साथ पता लग जाएगा। देखते जाना, p और x की वैल्यू 3 आ रही थी हमारे यहाँ से बाय रिमाइंडर थ्योरम। p ऑफ 3 क्या मैंने अपने पास क्या है 2x की जगह 3, यही सिखाया था मैंने स्टार्टिंग में। हाँ कि ना बताओ बच्चों, बताओ, है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था मेरा, नेक्स्ट क्या था 27 आ रहा है। p ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 प्लस 3 3 9 माइनस 27, 18 प्लस 9 कितना होता है 27, माइनस 27, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस 0। क्या मेरा p ऑफ 3 0 आ रहा है? हाँ श्रेय भैया जरूर आ रहा है। ये 3 वैल्यू कहाँ से आई? 3 क्या था मेरा? a था। a मेरा कहाँ से, a मेरा कहाँ से आया? x माइनस 3 से आया। x माइनस 3 को किसके इक्वल किया था? 0 के इक्वल किया था। किस बेसिस पे किया था? रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे किया था। क्यों रिमाइंडर थ्योरम हमने लगाया? क्योंकि हमें ये बताया गया था कि x माइनस 3 हमारा एक फैक्टर है। समझ में आया पूरा कहानी? नहीं आया समझ? कहानी दोबारा सुनाता हूं आपको, आइए। मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जाते जाते एक जानकारी मिलती है मेरे को, क्योंकि सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि श्रेय भैया मैथ्स के दीवाने हैं, ठीक है, मैथ्स के बहुत बड़े दीवाने। तो रास्ते से चलते चलते मेरे को ना एक बंदे ने, एक बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि श्रेय भैया आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो आप। आपके पास, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बस, ये x माइनस 3 जो है ना, ये सब फैक्टर है। एक बच्चे ने मेरे को बता दिया। अब मैं यार बच्चों की बात टाल नहीं सकता, तो अब बच्चे ने बताया यार कि x माइनस 3 हमारा फैक्टर है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है x माइनस 3 मेरा फैक्टर है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैंने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। मैं पढ़ के गया था, पढ़ा कर गया था अभी आपको रिमाइंडर थ्योरम। तो मैंने क्या सोचा, चलो रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। तो क्या मेरे x की वैल्यू आ गई? मैंने पढ़ा था x माइनस 3 हमारे फैक्टर है। x माइनस 3 यहाँ पे मैंने फॉर्मेट देखा, मेरे दिमाग में ये चीज आया, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलो यार रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे पटकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जब मैंने यहाँ पे पटका, तो रिमाइंडर थ्योरम ने क्या मेरे को आंसर दिलवाया कि 3 मेरा a का वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू मेरी 3 है। ये a बच्चों कुछ भी नहीं है, ये a कुछ भी नहीं है। अगर आप x माइनस a को 0 पुट करोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, घूम फिर के ना x और a हमारे इक्वल आएगा। तो जब आपको दिखे x माइनस a ना, तो बिल्कुल कतराना बिल्कुल भी नहीं है, फाइनल आंसर आपको 0 मिलेगा। और 0 मिलेगा तो इसको जब आप इक्वेट करोगे, x माइनस 3 x माइनस a को जब आप इक्वेट करोगे 0 के साथ, इक्वेट इन द सेंस इक्वल टू में 0 को राइट हैंड साइड में 0 चढ़ा दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस a को, तब आप जब सॉल्व करोगे, इक्वेट करोगे इसको, तो आपके पास x की वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए बच्चों? समझ गए? अरे हाँ कि ना यार, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो। x माइनस 3 पुट कर दिया हमने, 3 आ गया मेरा a। अब इस a को मैंने क्या किया, ये मेरे पास आ गया। मेरे को बच्चे ने कहा था, डेरा दिया था कि श्रेय भैया दम है तो निकालो। मैंने क्या किया, 3 की वैल्यू पुट कर दी इसमें, एंड मेरे पास क्या आया, आंसर 0 आ गया। मैंने कहा ले भैया, श्रेय भैया ने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, एंड हमारे पास p ऑफ 3 की वैल्यू 0 आ गई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, रिमाइंडर थ्योरम हमें बस ये बताता है कि एक फैक्टर है मेरे हमारे पास अगर किसी पोलिनोमियल का, तो उस फैक्टर से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 0 होगी। वो वैल्यू कौन सी है? देखो मैं ज्यादा घुमाऊंगा ये सेंटेंस, सिंपल तरीके से बताऊं। फैक्टर गिवन है आपको, एक वेरिएबल है और एक आपके पास वैल्यू है। फैक्टर गिवन है x माइनस a, आपके पास एक फैक्टर गिवन है। पोलिनोमियल में ना आपके पास वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा, पोलिनोमियल में आपके पास वेरिएबल तो एक रहेगा ही रहेगा। उस वेरिएबल की आपके पास एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू को जब आप पुट करोगे x की जगह, तब आपका आंसर 0 आएगा। बात करते हैं फैक्टर थ्योरम के ऊपर। रिमाइंडर थ्योरम ज्यादा नहीं है। देखो खांसी हो रखी है मेरे को यार, लेकिन देखो एनर्जी अब भी बाकी है। वो कहते हैं ना, देखो डायलॉग बाजी, मेरे को अब डायलॉग याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जब याद आएगा तब मैं जरूर बोलूंगा। अभी फोकस करो। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम आपको क्या सुनने को मिलता है? सिमिलर होता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है रिमाइंडर के बारे में? फैक्टर थ्योरम क्या करता है? फैक्टर थ्योरम कहता है इफ p ऑफ x इज, मतलब जो भी है, p ऑफ x इज अ पोलिनोमियल
एंड ए इज एनी रियल नंबर, जो स्टेटमेंट है वो लिख देता हूं मैं इधर, एंड P of A is equal to 0, then P of x minus A is a factor. इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश में मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या थ्योरम दिया है, इतना रिमाइंडर थ्योरम पर भी नहीं दिया था मैंने, ठीक है। तो यार थोड़ा तो इक्वालिटी नहीं लग रही है मेरे को, इनइक्वालिटी लग रही है, ये मैथ्स वाली इनइक्वालिटी लग रही है। कोई बात नहीं, फैक्टर थ्योरम को समझते हैं अभी। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम में क्या था? रिमाइंडर थ्योरम में आपको पता था फैक्टर के बारे में, ये एक पर्टिकुलर टर्म है, वो मेरा फैक्टर है, ये मेरे को पता था, ताल ठोक के मेरे को पता था ये चीज। लेकिन फैक्टर थ्योरम में क्या है, मेरे को ये पता तब चलेगा कि ये एक नंबर मेरा फैक्टर है जब मुझे ये किसी ने बताया होगा कि अब इस बार मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या केस होगा? यहाँ पे केस ये होगा कि इफ, आप ऐसा समझ लो, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, मैं इसको ऐसा समझा रहा हूं कि अगर मेरा x और a बराबर है तब हमारा x माइनस ए की वैल्यू 0 होगी, एंड ये x माइनस ए जो होगा ये मेरा क्या होगा? फैक्टर होगा। समझ गए? समझ गए? आप फैक्टर थ्योरम से ये काम भी कर सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में ये सिमिलैरिटी है कि आप दोनों के हेल्प से x माइनस ए को 0 पुट कर सकते हो, बट कहां आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, कहां आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है, इस पे अभी हम आते हैं। अभी हम इसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कई बच्चे रीजन देने में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया फैक्टर थ्योरम लिखे कि रिमाइंडर थ्योरम लिखे, तो वो कंफ्यूजन भी अभी मैं दूर करता हूँ आपकी। देखते जाना, खाली देखते जाना बस खाली। P of x माइनस ए मेरा फैक्टर कब होगा? जब मेरा रिमाइंडर 0 होगा पॉलिनोमियल का। और रिमाइंडर यानी कि क्या मतलब है कि अगर मैं P of x डिवाइड बाय G of x कर देता हूँ तो मेरे पास कोशेंट का मेरे को Q of x मेरे पास एक रहेगा, कुछ Q of x रहेगा मेरे पास, है ना। और इसका जो R of x होगा वो इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया? R of x इसका इक्वल टू 0 होगा। और अगर ये इसमें क्या था, ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि अगर मेरा P of x और G of x, मेरा G of x क्या है, अगर G of x मेरा एक फैक्टर है, ध्यान समझना, मैं रिमाइंडर थ्योरम रिवाइज करा रहा हूं। अगर G of x मेरा एक फैक्टर है तो R of x 0 होगा। अगर R of x 0 है मेरा, ठीक है, अगर R of x 0 है, रिमाइंडर 0 है मेरा, तो G of x मेरा फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम है। यानी आप ऐसा कह लो, बात क्या है वही रहा है काइंड ऑफ, बट डिफरेंस क्या है कि एक किसी के रिस्पेक्ट में किसी को बता रहा है और किसी और के रिस्पेक्ट में किसी और को बता रहा है। इसका आप ऐसे एग्जांपल लेके चलो कि आप कहना चाह रहे हो कि ना आपके क्लास के सामने वाली क्लास में एसी लगा हुआ है ना, और आप कह रहे हो सामने वाली क्लास में जाकर कि आप जिस क्लास में हो उसके जो ऑपोजिट जो क्लास है, उसके सामने जो क्लास है उसमें एसी नहीं लगा हुआ है। वही है ना बात। मतलब ये भी मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ कि जिस क्लास से आप पहले बोल रहे थे कि एसी लगा हुआ है सामने वाली क्लास में, उसमें एसी नहीं लगा हुआ, आपकी क्लास में एसी नहीं लगा हुआ है। मैं ये मान के चल रहा हूँ और ये आपने साथ में मेंशन किया था। काइंड ऑफ वैसा ही लॉजिक है, इसको समझ लो। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फैक्टर थ्योरम में हमें ये बताता है केवल एक, अगर रिमाइंडर है मेरे पास, अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका मेरे को पता है रिमाइंडर 0 है, तो जो भी नंबर मेरे पास आएगा मैं उसे फैक्टर मानूंगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो, ये पूरा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हो। थ्योरी ओवर हो चुकी है, तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर में करेंगे क्वेश्चंस वगैरह इसके, पॉलिनोमियल्स के। एंड हाँ, टाइम देख लेता हूँ एक बार यार, 10:16 हो रहे हैं अभी मेरी घड़ी में, ठीक है। आप देख लेना आपका कितना टाइम हो रहा है, जितना भी टाइम हो रहा है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो टेंशन मत लो ना, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल्स की थ्योरी पूरी आ गई होगी, इतनी आ गई, इतना तो मैंने पढ़ा दिया है कि आप खुद क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सको। बट फिर भी हम भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, अच्छे से क्वेश्चंस लेंगे यार, PYQs वगैरह अच्छे खासे उठाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। एंड नेक्स्ट वीडियो हो सकती है शायद PYQ के ना हो, कोई और टॉपिक की मैं वीडियो यहाँ पे रख दूँ आपको, ठीक है। तो टेंशन मत लेना यार, PYQs हम करेंगे, सब चैप्टर के करेंगे, जो चैप्टर करेंगे सबके PYQs हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे, तसल्ली से करेंगे।
टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ यार, थोड़ी नींद आ गई, थोड़ी थकावट तो हो गई है, क्योंकि रात का टाइम हो रखा है मेरे यहाँ। आपके यहाँ सुबह का टाइम हो रखा है, दोपहर का टाइम हो रखा है, शाम का टाइम हो रखा है, कोई बात नहीं। रात का टाइम में अगर आपके यहाँ भी हो रखा है तो यार सैल्यूट है यार आपको, यार पूरे रात भर पढ़ रहे हो यार अच्छे से। हाँ, नेशनल टिल कोई 8-9 बजे पढ़ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है यार, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। अब मैं चलता हूँ यार, जल्दी जाऊंगा फिर जल्दी आऊंगा यार, बच्चों से यार मिलना है यार मेरे को जल्दी जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बच्चों, मिलेंगे जल्दी फिर श्रेय भैया आपसे। बाय बच्चों, बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।